गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक टीचर की सबसे बड़ी कमाई पता है क्या है? उसके स्टूडेंट का प्यार और विश्वास। कल ऐसे ही सोच रहा था मैं कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने एक वीडियो डाला और ये टाइम जो स्टूडेंट के लिए है वो इतना क्रूशियल है कि उसकी खुद की अपनी टेंशन्स, एग्जाम में परफॉर्मेंस का प्रेशर, न जाने कितनी उम्मीदों का बोझ। लेकिन उसके बाद भी उस वीडियो पे जो आपने मुझे प्यार दिया है ना, जो विश्वास दिया है, ये टीचर की सबसे बड़ी कमाई है। तो सबसे पहले मैं गोविंद जी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट दिए जो इस कलयुग को साक्षात त्रेता या द्वापर बनाते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। समय नो डाउट आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल का है, क्योंकि इस समय हमें रिजल्ट के लिए, एग्जाम के लिए तैयारी के जो दौर में हम हैं, तो प्रेशर रहता है। उम्मीदों का भी प्रेशर है, परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है। और अंतिम समय में अब रणनीति के लिए अगर बात की जाए तो सोचें कि अब करें क्या। तो मैं एक टिप देता हूं आपको। जिद कर लो, ठान लो कि इस बार इस रण में विजय लेके ही आएंगे। कोई सेकंड इसका ऑप्शन मत रखना, कोई इस प्लान बी नहीं रखना है। सिर्फ एक प्रण अपने आप से करना है, इस रण में सफल होऊंगा ही होऊंगा। मानते हैं कि जिद करना बुरा है, लेकिन कई मायनों में जिद बहुत अच्छी होती है। 2 मिनट आपसे बात करता हूं मैं, फिर हम अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपने एक, हमारे यहाँ मानस पढ़ते हैं, आपने मानस में एक चौपाई पढ़ी होगी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कभी सोचा है आपने, रघु के कुल की ऐसी कौन सी रीत थी कि प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाए? तो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक ऋषि थे, ऋषि वर्तंतु। बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और उनके एक शिष्य थे, कौत्स। जब उनकी शिक्षा दीक्षा वेद पुराण सब कुछ पूरा हो गया, तो अब वो बन गए ऋषि कौत्स। ऋषि कौत्स के मन में वैसे ही भाव जागे जैसे मेरे प्यारे आप जैसे स्टूडेंट के मन में मेरे प्रति भाव जागते हैं। ऋषि कौत्स को लगा कि जीवन की संपूर्ण शिक्षा मुझे मेरे गुरुवर ने दी है, तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही देनी है। वो ऋषि वर्तंतु के पास गए और उनसे कहा, प्रभु, मुझे जीवन का सच्चा ज्ञान आपसे मिला है। आज मैं आजीविका कमाने लायक ही नहीं, परंतु जीवन को सारगर्भित रूप से जीने लायक भी आपके कारण से हूं। कृपया मुझे गुरु दक्षिणा देने का अवसर दीजिए। ऋषि वर्तंतु ने कहा, शिक्षा देना शिक्षक का परम कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। आप समाज में जाके अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को लायक बनाइए। यही असली गुरु दक्षिणा है। लेकिन ऋषि कौत्स तो जिद पर अड़े थे कि प्रभु ऐसा होगा नहीं। आपने जो मुझे दिया है उसके सापेक्ष मैं एक गुरु दक्षिणा के रूप में वो ऋण चुकता तो नहीं कर सकता, पर मेरे मन के भाव हैं कि मैं गुरु दक्षिणा दिए बिना इस आश्रम से नहीं लौटूंगा। ऋषि वर्तंतु को लगा कि सब कुछ दिया, शायद एक विद्या अधूरी रह गई, अहंकार नहीं तोड़ पाया। तो ऋषि वर्तंतु को लगा कि कौन से ऋषि का अहंकार इस बार तोड़ना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें 14 प्रकार की शिक्षाएं दीक्षाएं दी हैं, तो मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की गुरु दक्षिणा दीजिए। ऋषि कौत्स को लगा कि गुरु ने पहली बार अपने मुंह से कुछ कहा है। उन्होंने कहा, जी गुरुदेव, और वो वहां से चल दिए। पास में उस समय शासन था राजा रघु का, वही सूर्यवंशी प्रतापी शासक जिनके आगे वंशज हुए प्रभु श्री राम। राजा रघु के यहां पर वो जब गए तो उन्होंने देखा कि राजा रघु मिट्टी के बर्तनों में भोजन कर रहे हैं। तो उनको लगा कि अब तो यहां पर कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऋषि सोच के गए थे कि राजा रघु के पास गए हैं, परंतु राजा रघु ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें अपनी स्वर्ण मुद्राएं, अपना शासन, अपना सब कुछ वो उन्होंने दान दे दिया था। जब ऋषि कौत्स को लौटते हुए देखा तो राजा रघु ने उनसे कहा कि प्रभु,
मेरे द्वार पर आया कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो ऋषि कौत्स ने कहा कि मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ताकि मैं गुरु दक्षिणा दे पाऊं। राजा रघु ने कहा, 3 दिन का समय दीजिए, आपकी आज्ञा का निश्चित पालन होगा। राजा रघु एक साधारण राजा नहीं थे, वैभवशाली अयोध्या नगरी के बड़े पराक्रमी राजा राजा रघु। उन्होंने अपने तरकश से तीर निकाले, अपने शस्त्र अस्त्र संभाले और मन ही मन संकल्प लिया कि कल प्रातः स्वर्गलोक पर जाकर और वहां देवताओं से युद्ध करूंगा और कुबेर से धन संपदा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर आऊंगा। वो संकल्प जब कुबेर के पास पहुंचा तो वो राजा रघु के पराक्रम से, उनके जप और तप से परिचित थे। उन्हें लगा कि अगर राजा रघु मुझसे युद्ध करने आ गए तो निश्चित रूप से ले जाएंगे सब कुछ। इससे बेहतर है कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को देकर ही मामला शांत कर दिया जाए। उसी रात जब राजा रघु निद्रा कर रहे थे, उसी रात कुबेर ने उनके महल में स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। सुबह जब राजा रघु उठे तो उन्होंने देखा स्वर्ण मुद्राएं कुबेर ने भेज दी। उन्होंने कुबेर को धन्यवाद दिया और 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ऋषि कौत्स को दी। तो 3 व्यक्तियों की हट देखिए। ऋषि वर्तंतु की हट कि अपने शिष्य का अहंकार तोड़ना है। ऋषि कौत्स के ऋषि कौत्स की हट देखिए, आप उनकी जिद देखिए कि मैं गुरु की दक्षिणा दिए बिना बाहर नहीं जाऊंगा। और राजा रघु की आप जिद देखिए कि जो मेरे पूर्वजों की रीत चली आई है उसको टूटने नहीं दूंगा किसी भी शर्त पर। तो सार ये है, जिद करना कभी कभी अच्छा भी होता है। तो मैं आज आपको यही कह रहा हूं बेटा, प्रण कर लो, ठान लो कि इस बार इस एग्जाम में क्लियर होके ही रहना है। और उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, सर झुको, सर झुकाओ और तैयारी करते रहो। लिखते जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट की जो रिक्वेस्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थी। तो आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे पीवाईक्यू सीरीज में, वो हम करेंगे आयनिक साम्य, विलेयता और विलेयता गुणनफल। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। इसमें हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, पीएच, पीओएच, विलेयता, विलेयता गुणनफल, इन सबके प्रश्नों का समावेश है। तो हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहां पर, पीएच कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ M/200 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा पीएच का फॉर्मूला है नेगेटिव लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और ये जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है ना बेटा, ये हमको किस में रखनी है, हमेशा नॉर्मलिटी में। अगर क्वेश्चन में कभी मोलैरिटी दे रखी हो तो मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो, n फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, एसिड के लिए वो कितने H प्लस दे सकता है या बेस के लिए वो कितने OH माइनस दे सकता है। तो यहां पर क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, इसका मतलब क्षार है। तो बेस के लिए हम यहां देखें, मोलैरिटी तो आपको दे रखी है M/200 यानी 1/200। और n कितना है, जितने OH है कितने हैं, 2। तो ये आ गया 1/100। क्या 1/100 को मैं 10 की घात -2 लिख दूं, इसको ऊपर ले जाऊं ऐसे कैसे, 10⁻²। तो यहां पर नॉर्मेलिटी का मेरा फॉर्मूला आ गया 10⁻²। अब क्योंकि ये बहुत कीमती कंसेप्ट है जिसको पढ़ना जरूरी है, कि जब भी एसिड बेस के क्वेश्चन करते हैं पीएच पीओएच के, मैं हर बार क्लास में एक चीज जरूर रिवाइज करता हूं। फाइनल आंसर टिक करने से पहले अपना दायां हाथ उठाकर बाएं दिल पर रख लो और पूछ लो, क्या मैं सही कर रहा हूं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब हमें ये एक बात को हमेशा स्मरण रखना है, अम्ल की पीएच हमेशा 7 से कम आएगी और क्षार की पीएच हमेशा 7 से ज्यादा आएगी। तो जब भी कोई बेस का क्वेश्चन होता है ना क्षार का, तो बेटा सीधे पीएच नहीं निकलती, पहले पीओएच निकलती है। तो जैसे पीएच हुआ नेगेटिव लॉग H प्लस, तो ऐसे ही पीओएच आएगा नेगेटिव लॉग OH माइनस की कंसेंट्रेशन। और ये कंसेंट्रेशन कौन सी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी आई, 10⁻²। तो हमने लिखा नेगेटिव लॉग
10 की पावर -2। तो लॉग का फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, नेगेटिव लॉग 10 की पावर -x, तो इसका आंसर आता है x। तो नेगेटिव लॉग 10 की पावर -2, तो आंसर क्या आ गया 2। पर अभी सावधानी रखना है, क्या आया POH। तो पीएच कैसे निकालूं फिर मैं? पीएच आएगा 14 माइनस POH। तो 14 में से 2 गए तो कितना आया बेटा? 12। तो क्या क्षार की पीएच 7 से ज्यादा आनी चाहिए? यस। तो क्या 12 7 से ज्यादा है? यस। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन टिक लगाऊंगा? सेकंड। आई होप क्लियर है। हमेशा पीएच के क्वेश्चन में जो सांद्रता हम रखते हैं ना, चाहे H प्लस रखो चाहे OH माइनस रखो, नॉर्मलिटी में रखना बेटा, तो गलतियां नहीं होगी। क्वेश्चन में नॉर्मलिटी नहीं दे रखी हो तो हमें पहले उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेना है। तो मोलरता को नॉर्मलता में कैसे बदलेंगे? एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। क्षार के लिए एन फैक्टर क्या है? जितने उसमें OH माइनस आए हैं। अम्ल के लिए क्या था? जितने उसमें H प्लस आए हैं। चलू मैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर सल्फेट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए आप इसको। सबसे पहले जो भी आपको सॉल्ट दिया है, जैसे सिल्वर का सल्फेट दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। तो इसको आपने तोड़ा 2 सिल्वर और SO4 - 2 में। क्लियर है चीज? अब यहां पर देखो, ये 2s और ये s विलेयता के रूप में मैंने लिख दिया। अब KSP का फॉर्मूला बनाऊंगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फिर से रिवाइज कराता हूं, जो क्लास में कराया था सुनना। जब भी आप विलेयता के रूप में KSP का फॉर्मूला लिखेंगे, तो जो स्टाइकियोमेट्री गुणांक है, यानी ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना बेटा, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहां पर 2 है। ये स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आगे भी आएगा, पावर में भी जाएगा। यानी यहां देखो, 2s आगे भी आ गया, पावर में भी गया। यहां पर एक अकेला एस था, आगे भी आया, पावर में भी वही गया। तो फाइनल केएसपी का फॉर्मूला कितना आएगा? 4s क्यूब। क्लियर है चीजें? अब यहां पर एस क्या है? विलेयता। और विलेयता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। विलेयता बेसिकली क्या है? मोल पर लीटर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सांद्रता ही है। तो ये मोल पर लीटर में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर में दे देते हैं, तो मुझे क्या करना है? ग्राम पर लीटर वाली सांद्रता को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करूंगा, फिर फॉर्मूले में रखूंगा। आई थिंक मेरी वर्ड्स आप तक पहुंच रहे। पर इस प्रश्न में क्योंकि आपको सांद्रता मोल पर लीटर में दी हुई है, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूले में रख दो। रखिए 4 इंटू विलेयता ये रही 2.5 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। ठीक बात, ये रहा क्यूब। तो मैं इसको ऐसा लिखूं 4 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 2 माइनस का 6। ठीक, तो यहां आ जाओ। ये आया लगभग आपका, देखो अंदाजे से करना, मतलब ट्रायल एंड हिट वाला बता रहा हूं, हिट एंड ट्रायल वाला। इसको 2 मान लो। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 4 8 और 4 8 चौक 32। तो लगभग आप ये देखो इसके अंदर ढाई ढाई। तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये आया लगभग 62.5 इंटू 10⁻⁻⁶। तो फोर्थ आंसर इसमें मैं लगाता हूँ। क्लियर हो गई चीजें? आगे आ जाओ जी, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का पीके तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीके भी दे रखा है। और अमोनियम एसिटेट, देखो एसिटिक एसिड जो है ना बेटा, ये एक वीक एसिड है जिसकी पीके की वैल्यू दे रखी है 4.76। इसी तरह से आप देखो कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, वो एक वीक बेस है। इसके पीकेबी की वैल्यू दे रखी है 4.75। और ये जो अमोनियम एसिटेट है, ये वीक एसिड प्लस वीक बेस से बना हुआ क्या है? सॉल्ट है। तो ऐसा वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट को जब जल में घोलते हैं तो वो बफर बनता है। तो यहां पर बफर का क्वेश्चन, पीएच वीक एसिड और वीक बेस से बने सॉल्ट का हम कैसे पीएच निकालेंगे?
जो साल्ट हाइड्रोलाइसिस में हम निकालते हैं क्या, 7 प्लस हाफ पीके माइनस का हाफ पीकेबी। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, यहां पर हाफ अपन कॉमन ले सकते हैं, 7 प्लस हाफ पीके माइनस पीकेबी, तो ये आया 7 प्लस हाफ, दोनों की वैल्यू दी हुई है 4.76 माइनस 4.75, 4.76 में से 4.75 गए तो 7 प्लस हाफ इंटू 0.01, तो ये गया लगभग 7 प्लस 0.005, तो 7.005, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है चीज? आगे चले हम, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है जी कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन देख लो, कितनी दे रखी है, 10 की पावर -4 मोलैरिटी। NaOH में कितने OH है बेटा, एक, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी कितनी आई, 1 इंटू 10 की पावर -4, यानी वापस वही 10 की पावर -4 आ गई। तो यहां पर बेस है तो POH निकालो, नेगेटिव लॉग OH माइनस की कंसेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग 10 की पावर -4 का आंसर कितना आएगा, 4, तो यहां पर पीएच कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 4 10, तो हम सेकेंड ऑप्शन को टिक लगा देंगे। आई थिंक आपकी क्लियर हो रही है चीजें। आगे आइए, क्वेश्चन में हमेशा मैंने पहले भी कहा था, पीएच के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा कंसंट्रेशन को नॉर्मलिटी में रखना है, भले ही उसने मोलरिटी दे रखी हो उसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने OH हो या जितने H प्लस हो उससे मल्टीप्लाई करके मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगले पे आइए जी, अमोनियम एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन बफर, बिल्कुल अभी अभी मैंने देखा है, ये है आपके पास अमोनियम एसीटेट, ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, यस ये बफर की तरह काम कर सकता है। ये तो एसर्शन दे दिया, रीजन एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, बिल्कुल सही है, ये एक तो बना है CH3COOH से जो वीक एसिड है, एक तरफ बना है NH4OH से जो वीक बेस है, तो ये एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड NH4OH इज ए वीक बेस, यस, बोथ स्टेटमेंट यानी असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, तो हम फर्स्ट ऑप्शन को लगा देंगे, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। क्लियर? आगे आ जाइए। विलेयता गुणनफल का क्वेश्चन है, एक जनरल सॉल्ट दिया है आपको AXBY, मैं इसको यहां बनाता हूं, AXBY, तोड़ दो इसको, X तो A आएंगे प्लस Y B आएंगे, भूल जाओ पावर नहीं लगानी, मुझे पावर लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं लगा सकते छोड़ दो, तो मैं इसको अपनी सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में लिखता हूं, X तो लिखूंगा S और Y लिखूंगा S। अब जब KSP लिखूंगा तो ये अभी अभी मैंने कहा जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जैसे X या Y जो भी है, ये आगे भी आएंगे पावर में भी जाएंगे, तो देखो XS की पावर X और YS की पावर Y, ठीक, खोल दो इसको, X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y। क्लियर है? आ जाओ, एक्स वाई को एक तरफ ले लो, एस को एक तरफ ले लो, एक्स की पावर एक्स, एस की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर वाई, ये तो वही हो गया देखो, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर एक्स, एस की पावर एक्स और वाई, सॉरी, एस की पावर वाई। अब देखो आधार समान है तो घात जुड़ जाती है, तो एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर एक्स, और यहाँ पर वाई की पावर वाई आएगा, और यहां पर देखो s की पावर x प्लस वाई, ये आ गया KSP का फॉर्मूला। अगर मुझे ये निकालना है s की पावर x प्लस वाई निकाल के लानी है तो इसको नीचे भेज दो, KSP डिवाइड बाय x की पावर x, y की पावर y, और x प्लस वाई कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे, तो s निकालना हो तो KSP की पावर डिवाइड बाय x की पावर x, y की पावर y, और ये कहाँ आ जाएगा 1/x प्लस वाई, सिंपल है। तो इसका मतलब यहां ऑप्शन ढूंढो, क्या मैं इस वाले ऑप्शन को टिक लगा दूं, थर्ड वाले को? ये सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें बस ये याद रखना है कि जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना बेटा, जब आप विलेयता के रूप में केएसपी को कैलकुलेट करते हो तो वो आगे भी आएगा पावर में भी जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच है, तो जो अपने ह्यूमन ब्लड की पीएच जो होती है ना बेटा, वो पीएच कैसी होती है, थोड़ी सी एल्कलाइन होता है, यानी 7 से ज्यादा, तो 7.4 इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। आगे आ जाइए,
अगला क्वेश्चन है कि आपको रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन टू सेपरेट 1m सोल्यूशन ऑफ एसिड Ha1 और Ha2 सांद्रताओं का इसमें पूछ लिया है आपको अनुपात। तो देखो पहला कंसेप्ट, जब भी आपको क्वेश्चन में या तो वियोजन की मात्रा दे दे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, या इस क्वेश्चन में जैसे दिया है वियोजन का स्थिरांक दे दे, के दे दे, देखो वियोजन स्थिरांक डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो समझ लेना ये क्वेश्चन किसका है, वीक एसिड या वीक बेस का कंसेप्ट लगेगा। तो यहां जो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आती है वो आती है अंडर रूट के इंटू सी। तो दो अलग अलग हो गए, तो मैंने लिखा H+1 डिवाइड बाय H+2 अंडर रूट K1 इंटू C1 डिवाइड बाय K2 इंटू C2। ठीक, क्वेश्चन में देखिए कंसंट्रेशन तो 1 है, दोनों की समान है, तो ये कट गया, दोनों सेम टू सेम है, तो क्या आएगा, केवल K1 अपॉन K2 के रेशियो का अंडर रूट। K1 कितना दे रखा है जी, 9.8 इंटू 10 की पावर -5, और K2 दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6। इसका निकालना है अंडर रूट। ठीक बात है। मैं अगर यहां से एक बिंदी हटा देता हूं तो उसको ऐसे लिखता हूं, 98 इंटू 10 की पावर -6, 2 इंटू 10 की पावर -6, ये बिंदी हटी तो ऊपर चले गया, 10 की घात -6 हो गया, एक बढ़ गया, ये कट गया आपस में, तो कितना आया, ये कट गया 49, 49 डिवाइड बाय 1, इसका आ गया अंडर रूट, तो इसका आंसर कितना आता है, 7:1। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन, 7:1। जब भी वीक एसिड वीक बेस का इस तरह का क्वेश्चन दो बार आया हुआ है, हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं H प्लस आयनों की सांद्रताओं की, तो हमेशा क्या करना है कि जो भी H प्लस आयन की सांद्रताएं हैं 1/2 कर दो। तो दो ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या तो वियोजन की मात्रा का बनेगा, तो उसके लिए H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, C इंटू अल्फा, तो वहां पर कैसा आ जाता, H+1 H+2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट C1 अल्फा 1 डिवाइड बाय C2 अल्फा 2। लेकिन यहां पर क्वेश्चन किसका पूछा है, वियोजन स्थिरांक का, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, अंडर रूट के इंटू सी, तो K1 C1 डिवाइड बाय K2 C2 का अंडर, सांद्रता समान है तो कट जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में जो उसने दे रखा है प्रत्येक में अम्ल की सांद्रता 1m है, कई बार क्वेश्चन में वो लिखता नहीं है कि सांद्रता समान है, बस सांद्रता को हटा देता है, कोई उसका बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, तो भी मान के चलना है कि अगर सांद्रता नहीं दी हुई है तो बराबर है। क्लियर, आगे आ जाइए। एक विलियन पीएच बराबर 3 अन्य विलियन पीएच बराबर 6 से कितने गुणा अधिक अम्लीय है। तो देखो जो हर जिसका पीएच दे रखा है, H प्लस आयन कैसे निकालते हैं बेटा, 10 की पावर माइनस पीएच, जो भी पीएच की वैल्यू दे रखी हो वो 10 की घात माइनस में ले जाओ, वो H प्लस आयन की सांद्रता आ जाती है। तो इसका पीएच 3 है, तो इसके लिए H प्लस आयन की सांद्रता कितनी आई, 10 की घात -3। इसका पीएच 6 है, तो H प्लस आयन की सांद्रता कैसे आई, 10 की घात -6। क्लियर हो रहा है, फिर से समझो, पीएच दे रखी हो तो H प्लस आयन कैसे निकालते हैं, जो भी पीएच हो उसको 10 की पावर माइनस में ले जाओ, वो उसके H प्लस आयन की सांद्रता होती है। क्लियर, इसके लिए निकाल दी, इसके लिए निकाल दी। अब जब आपको लिखो कितना गुना अधिक अम्लीय है, तो जो पीएच कम थी उस वाले H प्लस आयन की सांद्रता डिवाइड बाय जिसकी पीएच ज्यादा है उस वाले H प्लस आयन की सांद्रता। दोबारा सुनो, जब भी कंपैरिजन करना हो, पीएच कम वाले का H प्लस आयन डिवाइड बाय पीएच ज्यादा वाले का H प्लस आयन। आई रिपीट, मैंने नहीं बोला है कि पीएच कम डिवाइड बाय पीएच ज्यादा, ना ना, पीएच कम वाले के H प्लस आयन की सांद्रता डिवाइड बाय पीएच ज्यादा वाले के H प्लस आयन की सांद्रता। आई होप आप तक मेरे वर्ड्स पहुंच रहे। तो ये आया 1/10 की पावर -3, कट गया इसको, यानी कि ऊपर आ गया 1000, यानी ऐसे लिखूं 1 इंटू 10 की पावर 3 1000 को, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, आगे आ जाइए जी। पीएच ऑफ 1 इंटू 10⁻⁸ सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ये पता है कि एसिड जो है उसकी पीएच आएगी 7 से कम, और जो बेस है उसकी पीएच आएगी 7 से ज्यादा। तो हर बार मैं कहता हूं जब भी पीएच के क्वेश्चन को फाइनली आप बबल भर रहे हो, तो एक बार पॉज लेना और अपने दाएं हाथ को उठा के बाएं दिल पे रख के और पूछ लेना, जो मैं कर रहा हूं वो सही है क्या। एसिड की पीएच किसी भी सूरत में 7 से कम नहीं आ सकती, और बेस की पीएच किसी भी सूरत में
सॉरी, एसिड की पीएच 7 से ज्यादा नहीं आ सकती और बेस की पीएच किसी भी सूरत में 7 से कम नहीं आ सकती। अगर कहीं ऐसा है तो समझ लो गड़बड़ है, ये सामान्य प्रश्न नहीं है। जैसे यहां देखो, एसिड H प्लस, तो एसिड की अगर मैं यहां लिखूं, मुझे लिखा पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग H प्लस एन की कंसेंट्रेशन, ठीक। H प्लस नॉर्मलिटी में होनी चाहिए, नॉर्मलिटी होती है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी दे रखी है 10⁻⁻8, एक को लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक। HCl में कितने H है? एक, तो इसकी नॉर्मलिटी भी कितनी आ गई? 10⁻⁻8। फॉर्मूले में pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 10⁻⁸, तो आंसर क्या आना चाहिए था? 8। एवरेज बच्चा 8 को टिक कर देता है फर्स्ट ऑप्शन देखते ही। जहां आप गलती करोगे, आरपीसी ने पहला ही ऑप्शन बनाया, तो दायां हाथ और बाएं दिल वाला कंसेप्ट चलेगा किसी भी सूरत में। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड HCl 8 pH रख सकता है? शांतचित्त होके सोचो, एसिड मरना मंजूर करेगा, 7 से ऊपर पीएच में नहीं जाएगा, तो 7 से नीचे वाली पीएच टिक करनी है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनो आप, ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन जिसमें पीएच आपके फॉर्मूले से 7 से ऊपर जा रही हो, तो समझ लो कि वो क्वेश्चन जो है, वो समझ लो कि वो क्वेश्चन साधारण क्वेश्चन नहीं है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अति तनु विलियन का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो यहां पर हम pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग जो H प्लस आयन का सांद्रता लगाएंगे, तो उसमें कंसेप्ट चलता है, पहले मैं सिखाऊंगा फिर एक रामबाण दे दूंगा। जब हमने देखा बेटा पानी जो होता है ना वाटर, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। वाटर में H प्लस एन की कंसेंट्रेशन भी 10⁻⁻7 और OH माइनस की भी 10⁻⁻7, न्यूट्रल होता है वाटर। तो जब देखो 10⁻⁻7 और 10⁻⁻8 में से बड़ा कौन है? 10⁻⁻7। तो कंसेप्ट समझो, मान लीजिए कि एग्जाम को पास करने की कट ऑफ गई है 62%, तो 65% वाला तो बेटा निश्चिंत हो गया कि जब 62 वाले को लिया है तो मुझे तो लेंगे ही लेंगे, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है। वहीं देखो 10⁻⁻8 वाले को लिया है तो श्योर है कि 10⁻⁻7 वाले को तो लेना ही पड़ेगा। तो जब आप फॉर्मूले में H प्लस में एसिड का 10⁻⁸ रख रहे थे, तो पानी के H प्लस ने आपका हाथ पकड़ा, कहा सुनो सर, मेरी कंसंट्रेशन इस 10⁻⁸ से ज्यादा है, मुझे भी शामिल करो। यस, तो फॉर्मूला क्या बना? नेगेटिव लॉग 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁸। H प्लस दोनों तरफ से आए हैं, ये तो एसिड से आए और यहां पर कहां से आए हैं? पानी से आए हैं। क्लियर चीजें? अब जो बड़ा है उसको बाहर ले लो, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻8 मैंने कॉमन लिया, इधर से क्या आया? 10 प्लस 1, तो ये आया pH इज इक्वल्स टू 11 हो गया, नेगेटिव लॉग 11 इंटू 10⁻⁻8, तो आंसर क्या आया? 8 माइनस लॉग 11। क्लियर हो गई चीजें? तो आप देखो लॉग 10 की वैल्यू हमें रटी पड़ी है, कितनी होती है? 1। लॉग 11 मुझे नहीं पता कितना है, मुझे पता है लेकिन मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मान लो स्टूडेंट को नहीं रटा हुआ कि कितना है, तो मैं क्या करूंगा, ये अंदाजा लगाऊंगा, 8 में से एक जाता तो 7 आता। लॉग 10 एक, 8 में से एक जाता 7 आता। लॉग 11 एक से थोड़ा सा तो ज्यादा होगा, तो आंसर भी 7 से थोड़ा सा तो कम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आंसर है 6.9। अब रामबाण सुनो, जब भी इस तरह का वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, यानी कि क्या मतलब दे रखा हो, जहां पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की 8 से ऊपर आने की संभावना हो, फॉर्मूला निकालते समझ लेना वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। आंख बंद करके 6.9 आंसर लगा दो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लगाया है, नहीं होता तब भी 6.9 आंसर लगाओ। क्लियर? और अगर यही क्वेश्चन बेस का होता, जहां पीएच 7 से कम आ रही होती, तो आंसर 7 से थोड़ा ऊपर 7.1 लगा के आता। आई होप क्लियर है आपके? आगे आइए, बफर सॉल्यूशन के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। गलत है भाई, डिटरमाइन कर सकते हैं, एंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं। इट हैज पीएच वैल्यू ऑलवेज लेस देन 7, ये डिपेंड करेगा नेचर पर, 7 से ऊपर भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है। इट कैन हैव पीएच वैल्यू लेस और मोर देन 7, करेक्ट। इट हैज पीएच वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 7, रॉन्ग। 7 से ऊपर भी, 7 से कम भी। सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट,
AgCl आपको दिया हुआ है, तोड़िए, Ag प्लस Cl माइनस, सॉल्युबिलिटी S, KSP का फॉर्मूला बना S स्क्वायर। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कि ये जो विलेयता है ये किस में रखनी है, मोल पर लीटर। पर बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन में किस में दे रखी है बेटा, ग्राम प्रति लीटर। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है। दोबारा से देखो, रखना चाहिए था विलेयता को मोल पर लीटर में, फॉर्मूले में मुझे वही सिखाया गया है, लेकिन दिया क्या है, ग्राम पर लीटर। तो क्या करना है, पहले ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, ग्राम पर लीटर में सांद्रता डिवाइड बाय उसका अणुभार। तो देखो कितनी दे रखी है, 1.435 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय अणुभार 143.5। इसको हटाओ, यहां 2 बिंदु और लगाओ, तो ये आ गया कट के 10⁻⁻5। ये विलेयता आई है। अब देखो गलती, बायोलॉजी वाला बच्चा जब मैथमेटिक्स सॉल्व करता है ना और उसको एक आंसर निकल के आता है, तो यहां से उसको बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, उसको लगता है कि आज ठाकुर जी मेरे साथ ही विराजे हुए हैं। बेटा ये विलेयता निकल के आई है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये भी आंसर है, जो आप गलती करोगे वहां देखो आंसर है। कोई तो होगा जो टिक लगेगा, आप तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि हमें अभी पता है केएसपी पूछा है भाई, केएसपी। तो केएसपी का फॉर्मूला क्या है, एस स्क्वायर 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5, तो आंसर आएगा 10⁻⁻10। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये आज हमने आयनिक इक्विलिब्रियम और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे बात करी। अगली सीरीज में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक खूब ईमानदारी से, खूब जोश से मेहनत करो और अपने ठाकुर जी से आंख में आंख डालकर कहो कि प्रभु मेरी लाज बचाना इस बार आपका कर्तव्य है। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे हारने मत देना। फिर देखो आपकी डोर जब ठाकुर जी संभालेंगे ना, इतना देते हैं रखने की जगह कम पड़ जाएगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, खूब खुश रहो, खूब मेहनत करो।